गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडिया जापान रिलेशनशिप। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी जो जापान विजिट कर रहे हैं 15th इंडिया जापान एनुअल समिट के लिए, ये पीएम मोदी की 8th विजिट है जापान में। इसके बाद पीएम मोदी जो है वो चाइना में ट्रैवल करेंगे हेड्स ऑफ द स्टेट काउंसिल मीटिंग के लिए एससीओ की तियानजिन में। तो इंडिया एंड जापान वन ऑफ द ओल्डेस्ट एनुअल समिट लेवल मैकेनिज्म्स जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इंडिया रशिया के साथ भी मेंटेन कर रहा है सही रिलेशनशिप। समिट्स जो हैं बिटवीन पीएम शिंजो आबे और पीएम मोदी, वो एक स्ट्रेटजिक एज दे चुकी है हमारे रिलेशनशिप को। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, इंडिया की इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में, दोनों में जो है जापान का बहुत बड़ा रोल है। जापान फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विजन रखता है। जापान जो है कनेक्टिविटी पिलर जो है उसको बहुत ठीक अच्छे से लीड कर रहा है इंडिया के इंडिया लेड इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में, और इंडिया का लार्जेस्ट ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस डोनर भी है। तो दोनों एशियन डेमोक्रेसीज हैं, अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 5 इकोनॉमीज़ हैं, सिविलाइजेशनल टाइज हैं दोनों में, ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स कन्वर्ज होते हैं हमारे रेगुलरली, इसलिए हम जॉइंट एक्सरसाइजेस करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती हैं, जॉइंट सर्विस स्टाफ टॉक्स रहती हैं, और भी बहुत अच्छे लेवल के जो है डिफेंस लेवल का कॉपरेशन है दोनों के बीच में। बायलैटरल ट्रेड जो है $22.8 बिलियन रहा है 2023-24 का अगर हम देखें तो। जापान इंडिया का 5th लार्जेस्ट एफडीआई सोर्स है। लगभग 1400 जापानीज़ कंपनीज़ 5000 एस्टैब्लिशमेंट्स के साथ इंडिया में ऑपरेट करती हैं। सिमिलरली 100 इंडियन फर्म्स जो है वो जापान में प्रेजेंट है। एमर्जिंग एरियाज ऑफ फोकस हैं सेमीकंडक्टर्स, एआई, क्लीन एनर्जी, स्टार्टअप्स, सप्लाई चेन रिजिलियंस। कहा जा रहा है कि लीडर्स जो हैं वो एक न्यू इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव भी अनाउंस करेंगे, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट टारगेट 5 ट्रिलियन येन से 7 to 10 ट्रिलियन येन बढ़ा दिया जाएगा। अब जापान जो है इंडिया का लार्जेस्ट जो है ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस डोनर है सिंस 1958, और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो मुंबई अहमदाबाद का जो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, वो भी जापान का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और स्किल बिल्डिंग सपोर्ट टुवर्ड्स इंडिया दिखाता है। इंडिया और जापान कोऑर्डिनेट करते हैं क्लोजली थ्रू क्वाड एंड विद द यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, और दोनों वर्क कर रहे हैं सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव में भी। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डीप सी एक्सप्लोरेशन इन समुद्रयान। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2 इंडियन एक्वानॉट्स हैं, उन्होंने ट्रेनिंग डाइव्स जो है वो ली हैं फ्रेंच वेसल नॉटाइल में। 5000 मीटर्स की डेप्थ पर पहुंचे थे वो अटलांटिक ओशन में एज पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग। तो ये क्रूशियल है हमारे इंडिया के एम्बिशियस समुद्रयान प्रोजेक्ट में, जिसमें कि 3 ह्यूमंस को 6000 मीटर्स डेप्थ में भेजा जाएगा इनटू ओशन बाय 2027। तो समुद्रयान मिशन क्या है? इंडिया का डीप ओशन मिशन, जो 2021 में अप्रूव किया गया था 4000 करोड़ की जो है लागत के साथ 5 साल की। तो इसमें जो है टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की जा रही हैं डीप सी माइनिंग के लिए, अंडर वाटर व्हीकल्स के लिए, रोबोटिक्स, क्रूड सबमर्सिबल, जो कि 3 ह्यूमंस को 6000 मीटर बिलो सी लेवल लेकर जाएंगी। तो इसके और भी कंपोनेंट्स हैं, ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस, डीप सी बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करना, सर्वेस कंडक्ट करना मिनरल डिपॉजिट्स के। तो ये मिशन एस्टैब्लिश करेगा एडवांस्ड मरीन स्टेशन, ताकि हम रिसर्च टू इंडस्ट्री एप्लीकेशंस को बूस्ट कर सकें, खासकर ओशन बायोलॉजी इंजीनियरिंग में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जो है वो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है इसकी। तो जो डीप सबमर्सिबल यूज़ किया जाएगा, डीप सी सबमर्सिबल, वो उसका नाम क्या है? मत्स्य 6000, जो कि स्पेशलाइज्ड व्हीकल है इंडिया के समुद्रयान मिशन का, जो ये एक्वानॉट्स को डीप 6000 मीटर्स तक डेप्थ में लेकर जाएगा। इसमें 2.1 मीटर डायमीटर का पर्सनल स्फेयर है। ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करेगा 12 आवर मिशन के लिए, लेकिन इसमें बैकअप सिस्टम्स होंगे ताकि 96 आवर्स तक एमरजेंसीज में सर्वाइवल इंश्योर किया जा सके। फुल स्केल मिशन प्लान किया गया है 2027 के लिए, और पर्सनल स्फेयर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा टाइटेनियम अलॉय से, जिसकी 80 mm की थिकनेस होगी। चैलेंजेस क्या हैं? कई तरह के साइंटिफिक, इंजीनियरिंग और ह्यूमन चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज तो यह है कि सबमर्सिबल इतना स्ट्रांग हो कि वो ही विदस्टैंड कर सके एक्सट्रीम ओशन प्रेशर, क्योंकि लगभग 600 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा 6000 मीटर्स डेप्थ पर। टाइटेनियम अलॉय पर्सनल स्फेयर जो है वो डेवलप किया जा रहा है इसरो द्वारा। चैलेंज क्या है? चैलेंज है कि टाइटेनियम को कैसे सोर्स किया जाए, क्योंकि प्रिसाइज इलेक्ट्रॉनिक बीम बिल्डिंग करनी होगी, और अगर 0.2 mm की भी डेविएशन हो गई तो कैटास्ट्रॉफिक कोलैप्स हो सकता है उस
जो है वेसल का। तो एक्वानॉट्स को कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर चाहिए होगा, 20% ऑक्सीजन लेवल्स और रेगुलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड स्क्रबिंग चाहिए होगी। एक्वानॉट्स जो हैं वो अपनी पीक फिजिकल कंडीशन में होने चाहिए, क्योंकि उन्हें लॉन्ग आवर्स को जो है एंड्योर करना है अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, और उनके पास एक्सेस टू वॉशरूम नहीं होगा, तो फूड और वाटर इनटेक उनको मिनिमाइज रखना होगा। रेडियो वेव्स जो हैं वो डीप वाटर्स में नहीं जा सकती, तो कन्वेंशनल कम्युनिकेशन इम्पॉसिबल है। इसके लिए इंडिया ने अपना अकूस्टिक टेलीफोन जो है डेवलप किया है, जिसमें कि साउंड वेव्स के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन किया जाएगा। तो ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? इसलिए क्योंकि इंडिया की 7517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है, जो कि डीप सी मिशंस में इसलिए इंडिया को इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज पार्ट ऑफ इट्स ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटजी। तो डीप ओशन मिशन जो है वो लार्जली इंडिया में अनएक्सप्लोर्ड रहे हैं, जबकि इंडिया जो है डीप सी ओशंस के थ्रू जो है वो वास्ट रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फ्यूल्स और बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लोर करना चाहता है। ठीक है, अगर इंडिया का समुद्रयान सक्सेसफुल होता है मिशन, तो वन ऑफ द फ्यू नेशंस बनेगा इंडिया, अपार्ट फ्रॉम यूएस, रशिया, चाइना, जापान और फ्रांस, जिन्होंने एडवांस डीप सी एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटी बना ली है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूडीसे प्लस। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है यूडीसे प्लस, जो कि स्कूल एजुकेशन पर है। टोटल नंबर ऑफ टीचर्स जो है 1 करोड़ मार्क जो है वो क्रॉस कर चुके हैं 2024-25 में। तो ये एक एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। यूडीसे प्लस फंक्शन करता है एज अ सेंट्रल प्लेटफॉर्म, जिसमें कि रिस्पेक्टिव स्कूल्स जो हैं वो एफिशिएंटली रिकॉर्ड करते हैं, सबमिट करते हैं डेटा रिलेटेड टू देयर प्रोफाइल और इंडिविजुअल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स डिटेल्स ऑल्सो। तो इसको रियल टाइम मोड में बाय ऑल रिकग्नाइज स्कूल जो है वो किया जाता है। रिकॉर्डेड डेटा जो है वैलिडेट किया जाता है बाय MIS एंड अदर डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स एट द ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। तो हर ऑनबोर्डेड स्कूल जो है वो उसको यूनिक 11 डिजिट यूडीसे कोड और लॉगिन क्रेडेंशियल्स दिए जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स और सर्विसेज जो हैं स्कूल्स के बारे में रिकॉर्ड की जाती हैं इस मॉड्यूल में। जनरल और एकेडमिक प्रोफाइल हर स्टूडेंट का भी रिकॉर्ड किया जाता है, और टीचर्स की भी जनरल, एकेडमिक और अपॉइंटमेंट डिटेल्स जो हैं वो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की रिकॉर्डेड होती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं उम्मीद पोर्टल। ये टॉपिक भी गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने लॉन्च किया है एक एडिशनल मॉड्यूल ऑन उम्मीद पोर्टल, जो कि इनेबल करेगा विडोज़ को, डाइवोर्स्ड वुमेन को, ऑर्फन्स को, कि वो मेंटेनेंस सपोर्ट के लिए अप्लाई कर सके फ्रॉम वक्फ अलाल औदात प्रॉपर्टीज़। तो उम्मीद पोर्टल का एक सेंट्रलाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसमें कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ अक्रॉस द कंट्री रजिस्टर होंगी, ताकि बेटर मैनेजमेंट और हो सके और ट्रांसपेरेंसी इन्हेंस हो सके। रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टेट वक्फ बोर्ड्स ही फैसिलिटेट करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इसकी जो है या नोडल मिनिस्ट्री है। सभी वक्फ प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर करना होगा पोर्टल पर विद इन 6 मंथ्स ऑफ इट्स लॉन्च, और हर रजिस्ट्रेशन में फुल डिटेल्स होंगी, मेजरमेंट्स और जियो टैग लोकेशंस। प्रॉपर्टीज़ जो रजिस्टर्ड होंगी अंडर वुमेन्स नेम वो एलिजिबल नहीं होंगी टू बी क्लासिफाइड एज वक्फ प्रॉपर्टीज़। हाउएवर विमेन, चिल्ड्रन और पीपल फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस वो बेनिफिशरीज होंगे वक्फ एसेट्स के। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ जो अनरजिस्टर्ड रहेंगी बियॉन्ड द परमिटेड पीरियड वो कंसिडर की जाएंगी डिस्प्यूटेड, और उनको फिर वक्फ ट्रिब्यूनल पर रेफर कर दिया जाएगा फॉर रेजोल्यूशन। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नारी 2025। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी 2025 ने रिपोर्ट रिलीज़ की है, जो कि न्यू लाइट दे रही है हाउ इंडियन सिटीज़ आर सेफ फॉर वुमेन। तो इसको नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने जो है वो रिलीज़ किया है, और रियलिटी ऑफ अर्बन सेफ्टी लैंडस्केप ये शो कर रही है। तो इसमें जो है नेशनल सेफ्टी को स्कोर एट 65% रखा गया है, मतलब और जो है सिटीज़ को मच अबव बिलो और मच बिलो कैटेगरी के अंदर जो है वो डाला गया है। तो कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, एजोल, गैंगटॉक, ईटानगर और मुंबई जो है सेफेस्ट सिटीज़ हैं इन द कंट्री फॉर वुमेन। कोहिमा और बाकी की टॉप रैंक सिटीज़ जो है वो स्ट्रॉन्ग जेंडर इक्विटी, सिविक पार्टिसिपेशन, पुलिसिंग, वुमेन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर शो कर रही हैं। सिटीज़ लाइक पटना और जयपुर जो है वो पुअरली उन्होंने परफॉर्म किया है। अगर हम और कैटेगरीज़ में देखें तो हाईएस्ट रिस्क ग्रुप ऑफ वुमेन जो हैं वो अंडर 24 ईयर्स ऑफ एज हैं। वर्बल हरासमेंट सबसे ज़्यादा रिपोर्ट की गई है। नेबरहुड और ट्रांसपोर्ट जो है वो मेन हॉटस्पॉट्स हैं हरासमेंट के। और स्टडी ने रिवील किया है कि जो परसेप्शंस ऑफ सेफ्टी एट नाइट है वो काफ़ी ड्रॉप हुए हैं, पर्टिकुलरली पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रिक्रिएशनल स्पेसेस में। 86% ऑफ वुमेन जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के में जो है ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स सेफ फील करती हैं, लेकिन
नाइट पे या फिर ऑफ कैंपस जो है ये सेफ्टी परसेप्शंस काफ़ी ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है। और रिड्रेसल मैकेनिज्म्स में बहुत लो लेवल ऑफ फेथ दिखाया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हेड ऑफ यूएन के न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA ने कहा है कि उनकी टीम ऑफ इंस्पेक्टर्स जो हैं वो ईरान में वापस जा चुके हैं। तो IAEA है क्या? वर्ल्ड का लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक और टेक्निकल कॉपरेशन के लिए इन द न्यूक्लियर फील्ड। ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है विद इन द UN सिस्टम। न्यूक्लियर ये इंश्योर करता है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको वेपन्स पर्पसेस के लिए ना डाइवर्ट किया जाए। करंटली इसमें लगभग 180 मेंबर स्टेट्स हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए इंश्योर कराना ये इसका ऑब्जेक्टिव है। वियना में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं निम्ब्रिक्स मिसाइल। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्वीडिश कंपनी डिफेंस कंपनी साब ने रिसेंटली अनाउंस किया है डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू मिसाइल निम्ब्रिक्स। तो ये काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम मिसाइल है। इसको डेवलप किया गया है काउंटर करने के लिए ग्रोइंग बैटलफील्ड थ्रेट जो कि स्मॉल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स पोज करते हैं। साब ने इसको डिज़ाइन किया है ताकि कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया जा सके और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जिसको 3D मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं उसके थ्रू इसको बनाया गया है। लो कॉस्ट कमर्शियल और मिलिट्री ऑफ द शेल्फ पार्ट्स के थ्रू इसको बनाया गया है। फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है और ये लगभग 5 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करता है। एक एक्टिव सीकर जो है ये यूज़ करता है टू ट्रैक टारगेट्स। निम्ब्रिक्स जो है वो इंटेंडेड है फॉर ग्राउंड बेस्ड यूज़ और एडेप्टेबल माउंटिंग ऑप्शंस के साथ इसको किसी भी व्हीकल पे फिट किया जा सकता है ताकि कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को सर्व किया जा सके। So now let us see all these topics in English. So the first topic is India-Japan relationship. This topic is important for international relations. PM Modi is traveling to Japan for the 15th India-Japan Annual Summit, and this will be the 8th visit of PM Modi to Japan. From Japan, PM Modi will travel to China for the SCO Summit in Tianjin. India and Japan both share India's oldest annual summit level mechanisms, apart from, of course, Russia. And summits between PM Shinzo Abe and PM Modi provided a strong strategic depth to this relationship. India's Act East policy and Indo-Pacific Oceans Initiative align with Japan's free and open Indo-Pacific vision. Japan leads the connectivity pillar of the IPOI, and it remains the largest overseas development assistance donor to India. Both sides are the leading Asian democracies, and they are among the world's top 5 economies. This cooperation is also underpinned by the civilizational ties and converging global perspectives. In the defense and security, both sides have strengthened their ties through key agreements. We conduct regular joint exercises, dialogue mechanisms like the defense ministers meeting and joint service staff talks have also consolidated trust. Bilateral trade has reached $22.8 billion in 2023-24, and Japan is India's fifth largest FDI source also. Around 1,400 Japanese companies with 5,000 establishments operate in India, while over 100 firms are present in Japan. Emerging areas of focus include semiconductors, AI, clean energy, startups, and supply chain resilience. Leaders are expected to launch a new economic security initiative, revise the investment target from 5 trillion yen to 7 to 10 trillion yen, and expand digital and energy partnerships as well. So Japan has been India's largest development assistance donor since 1958. You can see that how Japan has been assisting India in the Mumbai-Ahmedabad high-speed rail project, exemplified by Japan's technology transfer and skill building support. India and Japan coordinate closely through the Quad with US and Australia also, and they're also working to diversify supply chains under the Supply Chain Resilience Initiative. So the next topic is deep sea exploration in Samudrayan. This topic is important for your science and tech section. So 2 Indian aquanauts undertook training dives aboard the
French vessel Nautile, reaching depths of 5,000 meters in the Atlantic Ocean earlier this month. So these preparatory missions are crucial for India's ambitious Samudrayan project, which aims to send 3 humans 6,000 meters deep into the ocean by 2027. So Samudrayan mission is part of India's deep ocean mission approved in 2021 with an outlay of 4,000 plus crore over the next 5 years. So the objectives include developing technologies for deep sea mining, underwater vehicles, robotics, and a crewed submersible to carry 3 humans up to 6,000 meters below sea level. So apart from that, of course, there are other components as well, like an ocean climate change advisory service, exploring and conserving deep sea biodiversity, conducting surveys for mineral deposits. So additionally, the mission will also establish an advanced marine station to boost research to industry applications in ocean biology and engineering. National Institute of Ocean Technology is the coordinating agency for this mission. So the Matsya 6000, this is the specialized vehicle which has been developed under the Samudrayan mission to carry 3 aquanauts to a depth of 6,000 meters in the ocean. Shaped like a large fish, it houses a 2.1 meter diameter personal sphere designed to safely accommodate the crew. This will support human life for 12-hour missions, but of course, there will be backup systems to ensure survival of up to 96 hours in emergencies. For the initial human trials at 5,000 meters depth, a steel sphere will be used. Okay, for the full scale mission planned in for 2027, the personal sphere will be constructed from a titanium alloy which will have a 80 thickness. Okay, it will be having the required strength and durability for deep sea exploration. So India's Samudrayan mission will face several scientific, engineering, and human challenges. The foremost challenge will be in building a submersible which will be strong enough to withstand extreme ocean pressure, nearly 600 times atmospheric pressure at 6,000 meters. The titanium alloy personal sphere it is being developed by ISRO, but the challenge lies in sourcing the titanium. So and also achieving precise electronic beam welding. So inside the confined personal sphere, aquanauts will require a controlled atmosphere with 20% oxygen levels and regulated carbon dioxide scrubbing. Aquanauts must also be in their peak physical condition to endure long hours under extreme pressure. Radio waves cannot penetrate the deep water, so therefore conventional communication will be impossible. So that's why India has developed its own acoustic telephone, which will transmit sound waves to receivers near the surface. So why is it important? Why this mission is important? We have a long coastline, so therefore investing in deep sea missions is part of our blue economic strategy. Deep ocean remains largely unexplored and it holds vast reserves of minerals, fuels, and biodiversity. If successful, we will be placed among the few nations, including the US, Russia, China, Japan, and France, with advanced deep sea exploration capability. So the next topic is UDSA Plus. This topic is important for your governance section. Ministry of Education has released a report on UDSA Plus on school education of India, and it has said that total number of teachers has crossed the 1 crore mark in 2024-25. So UDSA Plus is an educational management information system under the Department of School Education. So it functions as a central platform which enables respective schools to efficiently record and submit data related to the profile of individual students and teachers details, apart from of course the school. So it is done in real-time mode by all recognized schools. The recorded data is validated by MIS and other designated officials. Okay, so each onboarded school is provided a unique 11-digit code and login credentials. They have to record the infrastructure details and services. They also have to record the details of students, general and academic profile of each student. Similarly, the general, academic, and appointment details of all teaching and non-teaching staff. So the next topic is Umeed portal. This topic is important for our governance section. Ministry of Minority Affairs has launched this additional module on Umeed portal, which enables widows, divorced women, and orphans to apply for a maintenance support from Waqf properties. So it's a Umeed portal is a centralized digital platform to register Waqf properties across the country. It aims to promote better management and enhance transparency. Registrations will be facilitated by a respective state Waqf boards. So the Ministry of Minority Affairs is the nodal ministry. Under the new plan, all Waqf
properties must be registered on the portal within 6 months of its launch. Each registration must include full details such as measurements and geotagged locations. Properties that are registered under women's name will not be eligible to be classified as Waqf properties. However, women, children, and people from economically weaker sections will continue to be key beneficiaries of Waqf assets. Properties which remain unregistered beyond the permitted period will be considered disputed and referred to the Waqf Tribunal for resolution. So the next topic is Nari 2025. This topic is important for your social issues. So National Annual Report and Index on Women's Safety 2025 was released recently, and it has shed new light through its latest report on how safe Indian cities really are for women. So Nari was released by National Commission for Women, and it offers the telling reality of the urban safety landscape. So it has placed the national safety score at 65%, categorizing cities as much above, below, or much below this benchmark. Kohima, Vishakhapatnam, Bhubaneswar, Aizol, Gangtok, Itanagar, and Mumbai are the safest cities in the country for women, while Patna, Jaipur, Faridabad, Delhi, Kolkata, Srinagar, and Ranchi are ranked the lowest. Kohima and other top-ranked cities were associated with strong gender equity, civic participation, policing, and women-friendly infrastructure. At the end of the spectrum, cities like Patna and Japan fared poorly. The highest risk group is women under 24 years of age. Verbal harassment was the most common. Neighborhoods and transport were the main hotspots for harassment. This study has revealed sharp drops in perceptions of safety at night, particularly in public transport and recreational spaces. 86% of women felt safe in educational institutions during the daylight, but of course, the perceptions fall sharply at night. The report also showed low levels of faith in the redressal mechanism. So the next topic is International Atomic Energy Agency. This topic is important for your international relations. So, head of the UN's nuclear watchdog IAEA has said a team of inspectors are back in Iran. So, IAEA is the world's leading intergovernmental organization for scientific and technical cooperation in the nuclear field. So, it's an autonomous organization within the UN system. So, its primary goal is to ensure that nuclear energy is not diverted for weapon purposes. The agency currently has 180 member states, and its headquarters is located in Vienna. Okay, so it works to ensure that nuclear technology is used only for the peaceful purposes. So the next topic is Nimbrix missile. This topic is important for your security section. Swedish defense company Saab has recently announced the development of a new missile named Nimbrix. So it's a counter unmanned aircraft system missile which has been developed to counter the growing battlefield threat posed by small unmanned aerial vehicles. So Saab has designed this missile to minimize costs, including the use of additive manufacturing and low cost commercial and military off the shelf parts. So it's a fire and forget guided missile. This missile will offer a range of up to 5 km and use an active seeker to track targets. Nimbrix is intended for ground-based use. With adaptable mounting options, it can be fitted to vehicles or fixed positions to meet different customer requirements. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.